प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। एक बार फिर से मैं बीएस यादव आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, हम फिजिक्स पढ़ने पढ़ाने की इस मुहिम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें अभी तक हमने जो सीखा, फिफ्थ चैप्टर का आगाज किया था और इसी में हमने देखा था चैप्टर में पहले हमने कोशिश की सीखने की कि विद्युत धारा क्या है और इसी विद्युत धारा के आधार पर हमने पदार्थों को कैटेगराइज किया था और पदार्थों के बारे में सीखा था कि पदार्थ कोई भी विद्युत धारा के चालन के आधार पर तीन प्रकार के हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो पहला मैंने कहा था आपको चालक, दूसरा हमने कहा था कुचालक और यदि मैं तीसरे की बात करता हूं तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी अर्धचालक। इन तीनों के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, डिटेल में भी आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि हमने उसकी भी शुरुआत कर दी थी। पहला टॉपिक था हमारे पास और दूसरे की हम बात करें तो हमने स्टार्ट किया था धारा घनत्व। यहाँ से हमने सीखा था कि विद्युत धारा तो एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ध्यान रखेंगे, धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश। और इसे हम दर्शाते हैं जे कैप से, सॉरी जे सदिश से। ये होता है अदिश राशि, इसे हमने आई से डिनोट किया था। आई की हमने विमा भी निकालने की कोशिश की थी और विमा के बाद में हमने इसका मात्रक देखा और मात्रक के अंदर हमने बताया कि इसके मात्रक को हम कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, या फिर इसी को हमने लिखा था एम्पियर, ऐसा ही पता। ये चीजें हमने कल सीखी थी और ये अदिश राशि क्यों होती है वो बात भी मैंने आपको बता दी थी। चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों के साथ में और आज सीखते हैं धारा घनत्व के बारे में। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के हिसाब से देखिए तो। मैंने एक एग्जांपल के आधार पे लास्ट क्लास में बताने की कोशिश की थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसे हम जे सदिश से डिनोट करते हैं और इसे हम लिखते हैं क्या? हम इसे लिखते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है किसी भी क्षेत्रफल से, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है किसी भी क्षेत्रफल से। ये चीज हमने देखी थी। तो जे को हम लिख सकते हैं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, चलो आज मैं इसकी डिटेल में और भी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज को साथ के साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा धारा घनत्व। समझना बच्चों, कोई चालक है मेरे पास में, कोई चालक है और उस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरह से। उस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरह से। ये धारा है आई, समझना। इसके बाद मैंने घनत्व के बारे में बात की थी। तो घनत्व को मैंने कहा था, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी किसी भी चीज की सघनता को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। तो ये डेंसिटी है, घनत्व है, ये डिपेंड करता है कि किसी भी क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान देना, ये कोई चालक था, उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। मैं एक क्षेत्रफल मानूं कुछ इस तरह से, क्षेत्रफल माना, ये मैंने क्षेत्रफल माना और ये क्षेत्रफल है डेल्टा एस। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये डेल्टा एस क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैंने माना इस तरह से। तो क्षेत्रफल सदिश हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, क्षेत्रफल सदिश हमेशा इसके अभिलंबवत दिशा में होगा, हाँ या ना? तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, यानी कि डेल्टा एस जाएगा कुछ इस तरह से, हाँ या ना? आई की डायरेक्शन भी है ये, यानी कि आई व डेल्टा एस के मध्य यदि मैं कोण की बात करूं तो वो कितने डिग्री बना? 0 डिग्री। ये पहली कंडीशन थी। ठीक, अब इसी के अंदर इसी तरह से धारा प्रवाहित हो रही है। इसी के अंदर मैंने एक दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना और वो कुछ तिरछा माना इस तरह से। धारा जा रही है इसी दिशा में, तो धारा की दिशा हो गई है। अब बताओ
बताओ तुम, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा? सर ये ऐसे होता तो इधर थोड़ा सा झुकेगा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा झुकेगा तो क्षेत्रफल सदिश भी झुकेगा, यानी कि थीटा कोण पर इंक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने माना ये थीटा कोण, ठीक है, ये थीटा कोण। तो ये हो गया हमारे पास में डेल्टा एस सदिश, आया ना? जब डेल्टा एस सदिश थीटा कोण पे तो ऊपर की तरफ क्या आएगा? cos थीटा। तो आई के डायरेक्शन में आएगा डेल्टा एस cos थीटा, क्या आएगा? डेल्टा एस cos थीटा, आया ना? अब समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को कि यदि इस तरह से ये अभिलंबवत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसमें हमें थीटा को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को ही अभिलंबवत नहीं बताएं, धारा की दिशा के अभिलंबवत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बोल रहा हूं मैं, क्षेत्रफल ना कि क्षेत्रफल सदिश, धारा की दिशा के अभिलंबवत यदि तुम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हो तो थीटा को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर थीटा कितने डिग्री हो गया? 0 डिग्री। और 0 डिग्री होने से cos थीटा बन गया हमारे पास cos 0 और इसकी वैल्यू हो गई कितनी? 1, यानी ये वैल्यू हो गई 1। अब हमें इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब डेंसिटी जो धारा घनत्व J है, ये दर्शाता है कि कितनी धारा प्रवाहित हुई। मैं मानता हूं कि इससे धारा जो गुजर रही है, पूरी धारा तो है I, लेकिन इससे जो गुजर रही है उसको मैंने माना डेल्टा I। तो डेल्टा I धारा गुजर रही है कितने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से? डेल्टा S। कितने से? डेल्टा S से। तो J हो गया डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। कब? जब ये अनुप्रस्थ काट कैसे हो? अभिलंबवत, ठीक है। यदि मैं डेल्टा S को एकांक कह दूं, एकांक मतलब एक कर दूं, एकांक कह दूं तो J हो जाएगा किसके? डेल्टा I के, यानी कि धारा घनत्व इक्वल होगा उससे गुजरने वाली धारा की, आया ना? तो इस बात को समझो। अब यहाँ से तुम डिफाइन क्या कर सकते हो, परिभाषा क्या बना सकते हो? एक बार सोच करके बताओ। देखिए आप परिभाषा क्या बता सकते हो? आप कहोगे कि किसी चालक, ये चालक था, किसी चालक के एकांक, क्या था ये? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में, किसके? इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा, अभिलंबवत मैंने बता दिया, थीटा का हमें क्या डिफाइन नहीं करना पड़ा उसको। तो अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा, उसका क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। यदि मैं बात करूं थीटा पे, ये तो हो गया इस कंडीशन में, यहां मैं बात करूं तो आप क्या लिखोगे? J डेल्टा I अपॉन कितना? धारा की दिशा में कितना है? डेल्टा S cos थीटा, आया ना? क्या आ गया? डेल्टा S cos थीटा। तो यहां से धारा डेल्टा I हो जाएगी J डेल्टा S cos थीटा, और इसी को मैं लिख सकता हूं क्या? डॉट गुना है, अदिश राशि है, cos थीटा इसमें हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। डेल्टा I हमारे पास आया, डेल्टा I हमारे पास आया J सदिश डॉट डेल्टा S सदिश। ये तो इस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा है। कुल धारा निकाले तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। कर दो समाकलन, करते ये तो बन गया I और ये बन गया J डेल्टा S, J डेल्टा S। प्यारे बच्चों, ऐसा एक्सप्रेशन आपने पहले भी देखा होगा, कहीं पे देखा था क्या? याद करो जरा, दिमाग पे जोर डाली। ऐसा नहीं आप जोर डालोगे तो आपका दिमाग आपसे दूर हो जाएगा, निकल करके भाग जाएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ध्यान दो, ऐसा एक्सप्रेशन देखा था क्या? याद करो जरा उसे। हमने सीखा था phi EDS। क्या था ये? phi फ्लक्स, किसका? विद्युत क्षेत्र का। ये क्या था भाई? फ्लक्स था, किसका? विद्युत क्षेत्र का। अब देखो फ्लक्स था कौन? phi, किसका? E का। यहाँ देखो I भी एक तरह से हम मान सकते हैं फ्लक्स, किसका? J क्या है? धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। तो यहाँ से एक नया पॉइंट बन करके आया, हम कह सकते हैं क्या? फ्लक्स किसको? धारा को
किसका? धारा घनत्व का। धारा को हमें धारा घनत्व का फ्लक्स भी कह सकते हैं। इसीलिए पॉइंट्स में नोट्स में लिखा मिल जाएगा आपको, क्या? धारा घनत्व का फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? फ्लक्स कहलाती है। धारा घनत्व का फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट बात है, यहाँ पर विमा क्या होगी आप निकाल सकते हो, मात्रा की क्या होगा आप निकाल सकते हो। बताइए, यदि मैं बात करूं मैं बात करूं जे, तो आएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। यदि मैं इसका मात्रक निकालूं तो आप मात्रक बताओगे बड़े प्यार से। आई का मात्रक एम्पियर, डेल्टा एस का क्या? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हुआ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ गए क्या? इसका मात्रक हुआ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी विमा क्या होगी। तो I की विमा होती है A1, इसकी होती है भी L2, तो इसकी विमा हो जाएगी M0 L-2 T0 A1। विमा हो गई M0 L-2 T0 A1। देखिए एक बार यहाँ तक की बात को आप ध्यान से देखें। हो गया? अब देखो, कल की बात को फिर से दोहराऊंगा। यहाँ पे एक काम फिर से आएगा, जो डायग्राम कल मैंने समझाया था वैसा ही डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। एक चालक बनाया मैंने कुछ इस तरह से, और कल मैंने समझाया था कि यहाँ से यदि धारा I1 है, यहाँ से I2 है, यहाँ से I3 है, तो I1 की वैल्यू इक्वल्स टू होती है I2 और I3। यानी कोई चालक ऐसा हो जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान ना हो, यानी कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है क्या? नहीं, क्या है? असमान। जब किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल असमान होता है तो उसके लिए धारा का मान तो होता है समान, लेकिन अब यहाँ पर मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लूंगा तो डेल्टा S1 मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ डेल्टा S2, यहाँ डेल्टा S3। तो बताओ सबसे कम कौन है? डेल्टा S1। सबसे ज्यादा डेल्टा S3। हमने देखा धारा घनत्व J इक्वल्स टू होता है डेल्टा I अपॉन डेल्टा S, यानी कि J का और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का रिलेशन कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का। जी हाँ बच्चों, कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का। डेल्टा S का मान कम होगा तो धारा घनत्व का मान बढ़ेगा, डेल्टा S का मान ज्यादा होगा तो J का मान कम होगा। अब बताओ, यहां मैं बात करूं J की वैल्यू, तो ये सबसे कम ना, शाबाश, क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो यहाँ J की वैल्यू J1 सबसे ज्यादा, J3 सबसे कम। तो यहाँ मैं पॉइंट में लिख सकता हूं कि असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक में धारा समान होती है, लेकिन धारा घनत्व असमान होता है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। एक बार इस पॉइंट को ध्यान से देखें। चलो सीख ली ये बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हम ध्यान से देखेंगे उसे। देखो, कल मैंने आपको समझाया था कि कोई भी चालक है, ये मैंने कोई भी चालक लिया, ये जब रूम टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप पर, मैंने कहा था जब भी कोई भी चालक होगा तो
चालक में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मैंने कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके सामने प्रदर्शित किए, ठीक है। ये एक चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर बात करें तो कमरे के ताप पर इन्हें इस ताप से कुछ ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा इनको मिलने के बाद में परिवर्तित हो जाती है इनकी गतिज ऊर्जा में। इसमें परिवर्तित हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। कमरे के ताप पर यदि मैं किसी चालक को रखूं उसमें हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, कल समझाया था, ठीक है। जब कमरे के ताप पे रखेंगे तो टेम्परेचर के आधार पर उस पे होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी ताप से, ये ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और इसी गतिज ऊर्जा के कारण ये कल मैंने समझाया था कि यादृच्छिक गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, समझ रहे हो। तो ये यादृच्छिक गति होती है। अब इस यादृच्छिक गति में होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ठीक है, इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, यादृच्छिक गति है, किसी का कुछ भी हमें नहीं पता कौन किधर जा रहा है, ठीक है। अब जब ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे, कोई किधर गया कोई किधर गया, इस क्रम में जैसे कुछ दूर जाएंगे, जाते ही कुछ देर बाद में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, है या ना। अरे भीड़ में सबको फ्री छोड़ दें और कहें तुम मन मर्जी चलो, तो क्या होगा कि वो अपनी मर्जी से जब जाएंगे तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होंगे, टकराएंगे। तो इनमें क्या होगी, टक्कर होगी, क्या होगी, टक्कर होगी। अब ये टक्कर तो होती ही रहती है, ये यहां से चला, इससे टकराया, टकराने के बाद फिर चला, दूसरे से टकराया, ठीक है। तो ये टक्कर निरंतर होती रहती है। तो यहां पर मैं एक वर्ड लेके आऊं, क्रमागत टक्कर। तो आप इस शब्द से वाकिफ हो गए होंगे। क्रमागत, क्रमागत का मतलब ये हुआ एक टक्कर के जस्ट बाद दूसरी टक्कर, ठीक है। तो मैं किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेता हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर यहां टकराने के बाद ये मान लो इधर चला जाए तो इससे टकराएगा। तो क्रमागत टक्कर क्या हुई, एक बार इससे टकराया फिर इससे टकराया। तो इन दो क्रमागत टक्करों के बीच में, दो क्रमागत टक्करों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय करता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जो दूरी तय करता है, उसी दूरी को हम कहते हैं मुक्त पथ। याद करें इसे, क्या है मुक्त पथ। जब चालक को कमरे के ताप पर रखा जाता है तो तापीय ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और इन्हीं गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं और गति करते हुए एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, ठीक है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पथ तय किया जाता है उसे हम बोलते हैं मुक्त पथ। क्या कहते हैं, मुक्त पथ। अब मुक्त पथ का मतलब कि फ्री है, फ्रीली चल रहे हैं, टक्कर हुई फिर फ्री हो गया, फिर दूसरे से जाके टकराया, फिर टक्कर हुई फिर दूसरे से जाके टकराया, समझ गए इस बात को। अब मुक्त पथ के बाद में इसी से एक नया शब्द निकल करके आता है जिसे मैं कहता हूं, इसके आगे एक शब्द निकाल लगा दूं, माध्य। माध्य एक तरह से औसत को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, औसत, ठीक है। अब औसत कब निकालेंगे, जब बार बार मैं हम मुक्त पथ की बात करें, इससे टकराया, इतने पथ चला, फिर यहाँ आकर के मान लो दूसरे से टकराया, ये पथ चला, फिर ये पथ चला, ऐसे चलता जा रहा है। तो जितने भी पथ हैं इन सभी पथों का, सभी मुक्त पथों का यदि मैं औसत ले लूं, क्या ले लूं, औसत ले लूं, तो उसे हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या कहते हैं बच्चों, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई दूरी तो कहलाती है मुक्त पथ, और इन मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ, समझ गए। तो मुक्त पथ और माध्य मुक्त पथ में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए।
गए क्या? अब यहीं से आप दो बातें सीखी हमने, एक तो मुक्त पथ, मैं इधर लिख देता हूं क्या क्या सीख लिया। मुक्त पथ क्या होता है, और इन्हीं का मैं औसत ले लूं, क्या ले लूं बच्चों, औसत, तो उसे हम कहेंगे माध्य मुक्त पथ। ठीक है, अब ये तो मुक्त पथ समझ में आ गया। अब दूसरा एक पॉइंट आता है जिसे मैं कहता हूं विश्रांति काल। बच्चों बोर्ड एग्जाम में एक नंबर पे पूछा भी गया है विश्रांति काल क्या है। विश्रांति काल, काल का मतलब तो आप सभी समझते आए हो, काल को हम इंग्लिश में कहते हैं टेंस, और टेंस या काल हमें भूतकाल भविष्यकाल ही सीखा होगा ना। हाँ, तो काल होता है टेंस, ये दर्शाता है समय को। विश्रांति काल, विश्रांति काल वह समय है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मुक्त पथ पर गति करता है, चलता है। और ये मुक्त पथ पर कब चला था, दो क्रमागत टक्करों के बीच, हाँ या ना। तो मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि मुक्त पथ को चलने में लिया गया समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। मुक्त पथ को चलने में लिया गया समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। या तो ये कह दूं, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। और इसे हम डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ से नहीं, टाउ तो भी बोलते हैं कई लोग इसे। ठीक है, तो विश्रांति काल क्या है, या तो हम ये कह सकते हैं मुक्त पथ, फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा मुक्त पथ को चलने में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है, समझ गए क्या? तो विश्रांति काल से आप रूबरू हो चुके। यदि मैं देखूं तो विश्रांति काल भी हर जगह हमें मिलेगा, तो विश्रांति काल भी बहुत सारे होंगे, हाँ या ना। तो इसी के आगे मैं लगा दूं, इनका मैं औसत ले लूं, तो औसत क्या आ जाएगा, इसका माध्य से दर्शाएंगे तो ये आ जाएगा माध्य विश्रांति काल। क्या कहलाएगा, माध्य विश्रांति काल। और जब विश्रांति काल का माध्य हम लेंगे तो इसे डिनोट करेंगे हम टाउ बार से, किसे, टाउ बार से या टो बार से। ठीक है, तो बच्चों यदि यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय टाउ 1 है, यहाँ से यहाँ तक टाउ 2, टाउ 3, ऐसे ही टाउ 10 तक है, तो टाउ बार की वैल्यू आएगी टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अपॉन कितने n। ठीक है, समय कितना हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत है क्या? तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि मुक्त पथ क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या है, विश्रांति काल क्या है, और माध्य विश्रांति काल क्या है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम किसी को है क्या? नहीं है, शाबाश, नहीं है। आगे अब देखो, अब होता है क्या, आगे 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 देखो तो होता है क्या। हमने ये बात समझाने की कोशिश की, सारी बातें थी कमरे के ताप पर, यानी कि कमरे के ताप पर हम बात करें तो हमने चीजें सीखी। पहली चीज थी हमारे पास में मुक्त पथ, दूसरा पॉइंट था हमारे पास में माध्य मुक्त पथ, तीसरा पॉइंट था हमारे पास में विश्रांति काल, और उसके बाद में हमारे पास आया था माध्य विश्रांति काल। ठीक है, ये कब था, ये सारी घटनाएं हो रही थी हमारी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं लगाया, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाई। अब मैं इसी चालक पर एक V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दूं, नेगेटिव ये
V वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दूं तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र बनेगा माइनस प्लस, विद्युत क्षेत्र बनेगा प्लस से माइनस, बनेगा विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र E होता है क्या, E होता है F/Q, यानी कि E तो है ही, F बल है, Q आवेश कौन सा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से मैं देखूं तो F बराबर आता है माइनस का, ठीक है, सॉरी सिग्मा, सॉरी E इंटू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित है, माइनस आवेशित है, तो माइनस का। अब हुआ क्या, ये हमें दर्शा रहा है कि E विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है F, जिसकी दिशा होगी ऋणात्मक, विपरीत दिशा होगी किससे, विद्युत क्षेत्र से। या फिर इसे हम जनरल व्यू में भी समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो विभवांतर आरोपित करने के बाद में ये जितने भी वेग था इनका जितना भी वेग था जो अपनी मर्जी से घूम रहा था, वो सारे के सारे अब अपनी मर्जी से नहीं, सब पर एक बल आरोपित होता है विद्युत क्षेत्र E के कारण, और वो बल कितना आया, माइनस का E इंटू E, और इस बल के कारण से ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और दिशा क्या हुई, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। दिशा कैसी हुई बच्चों, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, समझ रहे हो। तो जब विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये गति करने लगते हैं, और जिस वेग से ये गति करते हैं, जिस वेग से ये गति करते हैं, उसी वेग को हम नाम देते हैं अपवहन वेग। कुछ लोग इसे कहते हैं अपवाह वेग। बच्चों इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी से आया v, ड्रिफ्ट से आया d, इसलिए इसे दर्शाते हैं हम vd से, इसलिए हम इसे दर्शाते हैं vd से। तो ये हुआ हमारा अपवहन वेग। हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं, जिस औसत वेग से गति करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, अपवाह वेग या फिर अपवहन वेग। क्या कहेंगे, अपवाह वेग या फिर अपवहन वेग। एक बार अपवहन वेग को आप समझें, क्या है अपवहन वेग, क्या मैटर है इसका, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो अपवाह वेग या अपवहन वेग को आप समझ गए, इसे हम दर्शाते हैं vd से, और ये होता है औसत वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसमें, चालक के इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, चालक में। तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करेंगे, कब गति करेंगे औसत वेग से, वैसे तो गति हमेशा करते हैं, तो इसके लिए कंडीशन होना क्या जरूरी है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। ये दिमाग में चलना चाहिए भाई, फिर आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप कहोगे vd क्या है, अपवहन वेग, या जिसे हम कहते हैं होता है क्या, औसत वेग। औसत वेग किनका, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें, चालक में। जिस औसत वेग से गति करेंगे, औसत वेग से गति कब करेंगे, जब क्या उपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अपवहन वेग। उसी को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग। तो अपवहन वेग क्या है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं, उसी वेग को हम कहते हैं अपवहन वेग। समझ गए। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो आगे की कहानी को हम बढ़ाएंगे अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो 25-30 मिनट के लगभग का हो चुका होगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप जितनी भी परिभाषाएं मैंने बताई आप उन सबको रिवाइज करने की कोशिश करें। मुक्त पद क्या है दिमाग में लाइए, लाइए मेरे साथ। मुक्त पद क्या है, शाबाश। माध्य मुक्त पद क्या है, उनका औसत निकाल दें। उसके बाद मैंने क्या कहा, विश्रांति काल, समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, माध्य विश्रांति काल, ठीक है, टाउ, हाँ टाउ बार, टाउ और टाउ बार, समझ गए क्या। उन्हीं से जब विभवांतर हम लगा दें, ये सब बातें तो थी किस पर, रूम टेम्परेचर पर। जब हम विभवांतर अप्लाई कर दें तो उस पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के कारण से यहाँ पर जिस औसत वेग से गति करेंगे उसी को हम कहते हैं अपवहन वेग। अब कल की क्लास में हम अपवहन वेग की गणना करेंगे कि किसी भी चालक में अपवहन वेग किससे दर्शाया जाएगा, क्या होता है। और इसी फंडे से हमें धीरे धीरे आगे पता चलेगा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकत्व क्या होता है, या चालकता क्या होती है। समझ गए क्या। तो ये सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में समझती हुए नजर आएंगी और तब जाकर के हम पढ़ेंगे उनका नियम। 10वीं में तो हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, नहीं, अब हमें एक एक चीज का पता होना चाहिए और तब जाके हमें उनका नियम अपने आप धीरे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू। और शेयर नहीं कर रहे हो भैया, आप सब लोग वीडियोज को शेयर नहीं कर रहे हो, जितने भी है ना आपके आसपास सबको भेज दो। सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाओगे इनको। पहले तो सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अब बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप जितने ज्यादा आपके संपर्क में सबको शेयर करो ना। और यहाँ तक वीडियो में कोई बच्चा पहुंचा है ना तो कंफर्म है आप पढ़ने वाले हो, आप वास्तव में कुछ कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, शुरू में देख रहे हैं चलो जी। यहाँ तक यदि आप जा रहे हो तो सच में आप कुछ अलग ही करोगे सबसे। और यहाँ तक जो बच्चा पहुंचा है ना वास्तव में क्लास से हटकर है, रियलिटी है वो क्लास से हटकर है। और इन्हीं बच्चों पर हमें भी और संस्था को भी बहुत ज्यादा गर्व है। ठीक है, पर ज्यादा हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।